आज की ये कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बेहद मशहूर जगह है मुंब्रा। इसी मुंब्रा इलाके में एक 17 साल का लड़का साल 2015 में गायब हो जाता है। होता यह है कि 17 अप्रैल साल 2015 को एक लड़का जिसका नाम सुहेल कुरैशी होता है, वो अपने घर पर अपनी माँ को यह बता कर जाता है कि वो 10 मिनट पे वापस आएगा। लेकिन 10 मिनट बीत जाता है, सुहेल वापस नहीं आता। माँ कुछ वक्त तक और इंतज़ार करती है, लेकिन 10 मिनट धीरे धीरे और वक्तों में बदलने लगा। धीरे धीरे 1.5 घंटा 2 घंटा इस तरीके से 10 घंटे के करीब बीत गए थे, लेकिन सुहेल घर नहीं लौटता है। जिसके बाद माँ काफ़ी परेशान होती है, वो घर से बाहर निकलती है और पूरे मुंब्रा में अपने बेटे सुहेल कुरैशी को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन काफ़ी मेहनत के बावजूद अकेली माँ अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाती। उसके बाद उसके पड़ोसी और जो उसके जानने वाले थे मुंब्रा में, उनसे इस बात को शेयर करती, बताती। कुछ जानने वाले फरीदा खातून के साथ मिलकर उसके बेटे को ढूंढने निकल जाते हैं। फरीदा खातून असल में मुंबई के जे हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी और उसका बेटा जो सुहेल कुरैशी था, वो उसी मुंब्रा में उसके कुछ दोस्त यार थे, उन्हीं के साथ अक्सर उसका उठना बैठना था। अब जब माँ और आसपास के लोग उसको नहीं ढूंढ पाते तो वो मुंब्रा थाने में जाते। मुंब्रा थाने में जाकर वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर सुहेल कुरैशी की गुमशुदगी के मामले को नहीं दर्ज करते और साथ ही कुछ ऐसे ही बातें कहते जो बात सुहेल कुरैशी की माँ फरीदा खातून को पसंद नहीं पड़ती। वो बात कुछ इस तरीके से थी। पुलिस ऑफिसर फरीदा खातून से ये कहता है कि तुम लोगों में अक्सर तुम्हारे बच्चे बगैर बताए अजमेर शरीफ चले जाते हैं, हाजी अली दरगाह चले जाते हैं, पता करो देखो वहीं कहीं होंगे। इस तरीके की बात पुलिस ऑफिसर करता है, जो बात फरीदा खातून को बेहद ख़राब लगती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर के कहने के वजह से फरीदा खातून अजमेर में अपने कुछ रिश्तेदारों को कॉल करती है और कॉल करने के बाद वो अपने रिश्तेदारों से ये पूछती है कि क्या वहाँ पर सुहेल गया है क्या। लेकिन तमाम रिश्तेदार और जो जानने वाले थे, वहाँ से भी जो उनका जवाब आता है वो भी निराशाजनक था। उनका भी जवाब यही था कि नहीं, वो नहीं आया है। और जब पता करने को कहा गया तो कुछ लोगों के पास वक्त नहीं था। कुछ लोग जो पता करने की कोशिश की तो उन्हें भी सुहेल के बारे में अजमेर में कोई भी क्लू, कोई भी जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद माँ काफ़ी परेशान थी। वो अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ उसे लगता कि उनका बेटा वहाँ पर गया होगा तो वो वहाँ ढूंढने निकल जाया करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है किसी मामले में पुलिस उसे जेल भेज दी हो, ये चेक कर लो कि किसी जेल में तो नहीं है। तो फरीदा खातून कल्याण, थाने और तलौजा, इन सारी जेलों में जाकर पता लगाने की कोशिश की, कुछ ऑफिसर से मिलकर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं मिलती। जो उस जेल के बाहर संतरी बैठे होते हैं उससे पूछताछ करती, लेकिन संतरी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हज़ारों लोग जेल में बंद होते हैं। जब तक कोई हाईलाइट मामला नहीं होता तब तक उनको भी कोई जानकारी नहीं होती। तो फरीदा खातून के बेटे सुहेल के बारे में फरीदा खातून को कुछ भी नहीं पता चलता। अब वो कई कई दिन जेलों के बाहर बैठी रहती कि हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं, हो सकता है कि गाड़ी में उसकी नज़र पड़ जाए तो वो पहचान सके। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद फरीदा खातून खाली हाथ लौटती और वापस आती। यहाँ पर उसे कुछ लोगों ने एक दूसरी जानकारी दी और वो जानकारी ये थी कि असल में जो तुम्हारा बेटा है सुहेल, वो अभी माइनर है, उसकी उम्र 17 साल है। तो हो सकता है कि वो जेल ना हो बल्कि जो बाल सुधार गृह होता है उसमें हो। तो फरीदा खातून अलग अलग बाल सुधार गृह में, जहाँ जहाँ बाल सुधार गृह था वहाँ जाती है, वहाँ पता करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद फिर कुछ लोग उससे कहते हैं कि हो सकता है दिल पर पत्थर रख के तुम मोर्चरी चली जाओ, कहीं खुदा न खास्ता कुछ इस तरीके का मामला हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, लावारिस लाश के तौर पर मोर्चरी में रख दिया गया हो। दिल थाम के तुम मोर्चरी रूम में जाओ, मोर्चरी हॉल में, वहाँ पर भी पता कर लो। फरीदा खातून दिल पर पत्थर रखकर वो मोर्चरी जाती, अलग अलग मोर्चरी में जाकर ये पता लगाने की कोशिश करती। वहाँ से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है, बल्कि ये जो साइन था एक अच्छा साइन था। फरीदा खातून को इस साइन की वजह से काफ़ी खुशी भी मिली कि उनका बेटा अभी ज़िंदा होगा, क्योंकि मोर्चरी में नहीं है तो यानी उसका बेटा ज़िंदा हो। अब ये सोचकर फरीदा खातून लगभग 2 महीनों तक, 2.5 महीनों तक हर जगह चक्कर लगाती, परेशानियों का सामना करती। इस बीच फरीदा खातून को
कुछ लोगों के जरिए पता चलता है कि सुहेल कुरैशी के कुछ और भी दोस्त हैं, जो उसका एक अलग दोस्तों का ग्रुप है वो अलग है, और जो ख़ास आसपास के हैं वो अलग है। जब फरीदा खातून को ये पता चलता है, और साथ ही उस व्यक्ति ने फरीदा खातून को ये भी बताया कि जो सुहेल कुरैशी है उसका एक और दोस्त है वो भी गायब है, और उसी वक्त से गायब है जिस दिन से सुहेल कुरैशी गायब है। अब जैसे ही फरीदा खातून ये सुनती है, फरीदा खातून ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो कौन है, उसका दोस्त वो कौन है जो गायब है, और उसका परिवार के लोग कौन है। इस तरीके से वो कुछ जानने वालों के ज़रिए फरीदा खातून ने ये पता लगाया कि वो दूसरा दोस्त कौन है और उसकी फैमिली वाले कौन। जिसके बाद फरीदा खातून उसकी फैमिली के पास जाती। जो महिला थी उसका नाम हसीना था। हसीना का जो बेटा था वो उसी दिन से गायब था जिस दिन से सुहेल कुरैशी गायब था। अब ये एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से गायब हुआ उनका बेटा। ये सारी जानकारी एक दूसरे से बांटने के बाद अब ये दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों खुद मिलकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके बेटे गए कहाँ, या अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो कैसे हुआ और क्यों हुआ है। इसकी जानकारी निकालने के लिए दोनों माँ एक साथ हो जाती हैं, और ये दोनों माँ निकलती हैं बाहर, और सुहेल कुरैशी और जो उसका बेटा था उनके जितने भी जानने वाले लोग थे उन तमाम लोगों से एक एक कर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि कहाँ आता था, कहाँ जाता था, किसके साथ रहता था। ये सारी जानकारी इकट्ठा करते के दौरान जो फरीदा खातून थी और हसीना, उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। जो लड़का सुहेल कुरैशी और शब्बीर हसीना का बेटा था। इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था। जब दोनों माँ की मुलाकात उस लड़के से होती है तो वो बातचीत में कुछ ऐसी हिंट देता है इन दोनों माँओं को। वो हिंट जैसे ही माँ सुनती है उन्हें अपने बेटों के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ मिलना शुरू हो जाती। यानी वो लड़का साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन बातचीत में कुछ हिंट दिया करता था इस तरफ कि वो दोनों बेटों की यानी सुहेल और शब्बीर की मौत हो चुकी है और इनकी हत्या की गई है। जब ये जानकारी उन्हें मिलती है तो वो उससे और भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, इस शर्त पे कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक कहीं नहीं आएगा, किसी को ये नहीं पता चलेगा किस तरीके से उन्हें ये बात पता चली या किसने बताई। इस शर्त पे वो लड़का दोनों माँ को ये बताता है कि जो सुहेल कुरैशी और शब्बीर थे इन दोनों की हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इन्हीं फ्रेंड सर्कल्स में से दो व्यक्ति हैं, जिनमें एक व्यक्ति का नाम दीपक वाल्मीकि है और दूसरे के व्यक्ति का नाम मोहम्मद चौधरी है। ये दोनों ने मिलकर शब्बीर और सुहेल कुरैशी की हत्या की। जैसे ही माँ को ये जानकारी मिलती है, फरीदा खातून और हसीना को, वो फ़ौरन इस जानकारी के साथ थाने क्राइम ब्रांच में जाती, वहाँ कर इस जानकारी को शेयर करती, और सारे कत्ल के मामले को सुलझाने के बाद वो क्राइम ब्रांच के सामने इस केस को रखती है कि इस तरीके का मामला है और हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई और हत्यारा फलां फलां व्यक्ति। ये सारी जानकारी क्राइम ब्रांच को देते हैं। क्राइम ब्रांच उस वक्त जाकर एक्शन में आती और उसके बाद फिर शब्बीर और सुहेल के कातिल जो दीपक वाल्मीकि था और मोहम्मद चौधरी था, इन दोनों की तलाश शुरू करती। और तलाश के दौरान पुलिस को ये खबर मिलती कि वो लोग फलां जगह छिपे, वो वहाँ रेड करते हैं। उसके बाद फिर दीपक वाल्मीकि और मोहम्मद चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद फिर इनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने ही हत्या की है। तो ये दोनों कुछ वक्त के बाद, पहले शुरुआत में आनाकानी करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये दोनों कबूल कर लेते हैं कि हाँ, इन्होंने ही दोनों लोगों की हत्या की। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर हत्या के पीछे का कारण क्या था। तो कारण असल में जो निकल कर सामने आया वो ये था कि जो शब्बीर था उसकी बहन के साथ दीपक वाल्मीकि का अफेयर था, और ये अफेयर एक सीक्रेट अफेयर था। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद इसकी जानकारी शब्बीर को हो जाती, जिसके बाद दीपक वाल्मीकि और शब्बीर के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। वो दीपक वाल्मीकि को अक्सर धमकाया करता था कि उसकी बहन से दूर हो जाए, उसकी बहन के साथ जितना भी रिश्ता है उसको कट करे, ख़त्म करे। इस सारी बातों को लेकर उनके दिल में शब्बीर के ख़िलाफ़ जहर बनता गया और ये प्लान करने लगे कि अगर उसकी माशूका से उसे मिलना है तो शब्बीर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब शब्बीर को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया और प्लान के तहत 17 अप्रैल 2015 की तारीख रखी गई, और इसी तारीख को शब्बीर को एक
कोने में बुलाकर, एक सन्नाटे इलाके में बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद उसी तारीख को सुहेल कुरैशी को भी बुलाकर, उसी जगह पर बुलाकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। अब मामला ये था कि अगर शब्बीर की बहन से उसका मामला था तो उसने सुहेल कुरैशी की हत्या क्यों की? तो इसका जवाब ये था, तो असल में सुहेल कुरैशी ने ही शब्बीर को ये बात बताई थी कि तुम्हारी बहन और दीपक वाल्मीकि के बीच अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में दीपक वाल्मीकि को पता चलता है कि सुहेल ने ये बात बताई है। इसीलिए सुहेल को भी उसी वक्त बुलाया गया और बुलाने के बाद इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब जो दूसरा व्यक्ति था मोहम्मद चौधरी, वो क्यों इस हत्या में शामिल था? तो उसका जवाब ये था कि असल में दीपक वाल्मीकि ये जानता था कि वो अकेले हत्या नहीं कर पाएगा, अगर वो कमज़ोर पड़ गया तो वो दोनों वहाँ से भाग सकते हैं। इस वजह से उसने पहले ही अपने प्लान में शामिल किया मोहम्मद चौधरी को और उसके बाद इन दोनों को बुलाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मुंब्रा के करीब ही एक जगह है, एक सुनसान इलाका है, उस इलाके में जाकर इन दोनों की लाशों को दफना दिया और दफनाने के बाद ये लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। जिसके बाद माँ अपने बेटे को तलाश करती है। बेटों को तलाश करने के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि उनके बेटों की हत्या हो चुकी है और यह खबर जैसे ही दोनों माँ सुनती, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन उसके बाद वो क्राइम ब्रांच जाती है और इस केस के पर्दे को फाश करती, उनके सामने रखती। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। उनकी निशानदेही पे शब्बीर और मोहम्मद सुहेल की लाश को उस जगह से बरामद किया गया जो उनके लाश के अवशेष बचे थे, उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद फिर मौत का जो कारण था वो भी सामने आया। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।